नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। दिल्ली स्कूटी कांड में रेप का एंगल हुआ खारिज। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी की। शॉक और हेमरेज को बताया मौत का कारण। दिल्ली स्कूटी कांड में नए मोड़। अंजलि की सहेली निधि का दावा, आरोपियों को पता था गाड़ी के नीचे फंसी थी अंजलि, फिर भी उसे घसीटा। होटल स्टाफ ने दोनों लड़कियों की लड़ाई की कही बात। आधार में एड्रेस अपडेट और आसान। परिवार के मुखिया के एड्रेस पर हो सकता है अपडेट। मुखिया को मंजूरी देने के लिए 30 दिन का वक्त। बच्चे, पत्नी, माता पिता को मिलेगा फायदा। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन सीमित दायरे में बाजार। सेंसेक्स 126, निफ्टी 35 अंक चढ़ा। मिड और स्मॉल कैप बढ़त पर बंद। सोने चांदी में रिकॉर्ड तेजी। फार्मा कंपनियों से डॉक्टरों को मिलने वाली फ्रीबी पर कसेगी नकेल। डॉक्टरों को दी जाने वाली फ्रीबीज की लिस्ट मांग सकती है सरकार। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। यूपी पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। गाजियाबाद में बहन प्रियंका गांधी ने राहुल और उनके जत्थे का किया गर्मजोशी से स्वागत। दिल्ली स्कूटी कांड में लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया है। इसमें रेप के एंगल को खारिज कर दिया गया है क्योंकि किसी तरह के यौन उत्पीड़न की पुष्टि नहीं हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि घसीटे जाने से ही लड़की की मौत हुई है। अब पुलिस को रिपोर्ट सौंपी जा चुकी है। लड़की का अंतिम संस्कार भी आज हो गया। वहीं इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट भी आ गया है। दरअसल आज मृतका की एक सहेली का बयान सामने आया है। ये सहेली घटना की रात उस लड़की के साथ एक होटल में थी। इस सहेली ने बयान दिया है कि स्कूटी में कार की टक्कर के वक्त वो भी स्कूटी पर थी। उसकी सहेली गाड़ी के नीचे आ गई। कार में लड़के थे, वो सब जानते थे और उन्होंने जानबूझकर लड़की को घसीटा। इससे पहले 31 दिसंबर की रात दोनों लड़कियों ने जिस होटल में रूम बुक किया था, पहले आपको सुनवाते हैं कि वहां सर्विस देने वाले लड़के का क्या कहना है। वो आए थे, अपना चेक इन लिया, 7 बजे के बाद ही आए थे वो। हाँ। फिर वो लड़की थी, दोनों लड़कियां थी, वो उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी, आपसी में लड़ रहे थे वो। अब ये तो पता नहीं किस बात पे लड़ाई थी। हमने बोला भी था कि लड़ाई मत करो, अब मैं आसपास के गेस्ट डिस्टर्ब हो रहे हैं। फिर वो 12 बजे के बाद अपना चले गए थे। दोनों लड़कियां थी, उनके साथ कोई और भी लोग? और कोई नहीं था, बस वो दोनों? वही 2 थे। दोनों ने ड्रिंक कर रखी थी? हाँ जी। किस बात पे लड़ाई हुई? अब ये तो हमें भी नहीं पता किस बात पे, उनके आपसे ही पर्सनल मैटर था। आप लोगों ने उनको ड्रिंक करते हुए देखा? मतलब स्मेल आ रही थी उनके मुंह से। स्मेल आ रही थी। अच्छा, फिर झगड़ा कितने बजे शुरू हुआ? ये झगड़ा 9 बजे के बाद ही हुआ था शुरू। 9 बजे के बाद? हाँ, काफी टाइम तक इनका झगड़ा होता रहा, शांत होता रहा, फिर लड़ते रहे, शांत होता रहा, ऐसे चल रहा था उनका। ये भी आया था कि शायद बीच में कोई एक चली गई थी? हाँ, एक चली गई थी थोड़ी देर के लिए, फिर वो आ गई थी वापसी, फिर उसके बाद वो चली गई थी। अच्छा, दोनों चली। याद कैसे है इतनी चीजें? मतलब आप पहले भी कभी वो आई हो या कभी यहाँ पे देखा? नहीं, पहले तो नहीं देखा हमने, इधर ही देखा था क्योंकि उन्हीं की लड़ाई हो रही थी ज्यादा और इसी चक्कर। अच्छा, हाँ। लेकिन लड़ाई किस वजह से हुई ये नहीं पता। अच्छा, और कितने बजे वो लोग गए यहाँ से? ये 12 बजे के बाद ही गए थे, न्यू ईयर लगने के बाद ही गए थे, इतना पता। पुलिस आई थी यहाँ पे? नहीं। अब आई थी, कल आई थी। कल आई? वो डीवीआर वगैरह, रजिस्टर वगैरह ले गई। आप लोग उससे कुछ बात की? नहीं, हमसे कुछ नहीं करी, वो बड़े मैनेजर से ही करी। अगर आपके पास खुद का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और आपको आधार कार्ड अपडेट कराना है एड्रेस के लिए, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब आप अपने परिवार के मुखिया के एड्रेस की मदद से आधार अपडेट करवा सकते हैं। आधार अथॉरिटी ने परिवार के हेड की मंजूरी के बाद आधार अपडेट करने की सुविधा शुरू कर दी है। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम, क्या होगी पूरी प्रोसेस? देखिए, अक्सर ऐसा देखा गया कि बहुत सारे लोग अपना एड्रेस आधार कार्ड में अपडेट कराना चाहते हैं, लेकिन उनके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। अब आधार अथॉरिटी ने इसको काफी आसान बना दिया है। आप अपने परिवार के मुखिया के आधार कार्ड के आधार पर ही अपना एड्रेस अपडेट करा सकते हैं। ये कैसे होगा? आपको आधार की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, आपको अपना एड्रेस अपडेट वहां पर करने की रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी और वहां पर अपने परिवार के मुखिया का आधार कार्ड जो है देना पड़ेगा। तो वहां पर एक आपकी रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी। आपको वहां पर बताने की जरूरत नहीं है कि आपका किस तरह
का रिलेशन है या उसके कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको देने की जरूरत नहीं है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन दे सकते हैं। और उसके बाद आपके परिवार के मुखिया के पास 30 दिन का वक्त रहेगा कि उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। एक बार अगर आपके परिवार का मुखिया उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो आपके आधार कार्ड में एड्रेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये काफी आसान हो जाएगा, खासतौर पर कि जिन माता पिता के बच्चे हैं या फिर जिन बच्चों के माता पिता उनके साथ रहते हैं, उनकी पत्नी रहती है, तो उनके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आसानी से अपना आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट इस नई स्कीम के जरिए करा सकते हैं। शुक्रिया असीम। और अब बात करते हैं मार्केट की। कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन था, दायरे में बाजार रहा। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए। सेंसेक्स 126 पॉइंट चढ़कर 61,294 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 35 पॉइंट चढ़कर 18,233 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी बैंकिंग शेयरों में देखने को मिली। और मार्केट का बाकी हाल समझते हैं यतीन से। यतीन, बताइए किन सेक्टर्स में ज्यादा एक्शन रहा आज? तो जहाँ तक कि निफ्टी गेनर्स का सवाल है, ऑब्वियसली यहाँ आपको काफ़ी सारे आईटी शेयर्स दिखाई देंगे, खास करके टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयर्स में फर्स्ट हाफ में खरीदारी थी। ओवरऑल अगर हम देखें तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जैसे कि एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई में अच्छी खासी खरीदारी थी। एक्सिस बैंक आज रिकॉर्ड हाई पे था, स्टॉक में लगभग 2.25% की तेजी थी। और अपने क्वार्टरली अपडेट के पहले टाइटन में भी आपको लगभग 2% तक की खरीदारी आती हुई नजर आई। लूजिंग एंड पे मेटल शेयर्स थे। जेएसडब्ल्यू स्टील आपको 1% नीचे दिखेगा, हिंडाल्को 1.5% नीचे दिखेगा। ऑटो शेयर्स में से एमएनएम टॉप लूजर था और ब्रिटानिया में भी लगभग 1% की कटौती आपको नजर आई। मिड कैप्स में काफी सारा एक्शन आपको पीएफसी के शेयर में दिखेगा, क्योंकि पीएफसी आरईसी दोनों ही शेयर्स 52 वीक हाई पे हैं। मैक्स फाइनेंशियल, एसकेएफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, एस्ट्रल जैसे स्टॉक्स में भी आज खरीदारी का मूड माहौल दिखा। लूजिंग एंड पे थोड़ा बहुत प्रेशर आपको एमएनएम फाइनेंस में दिखा, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ दिखी। टीवीएस मोटर्स, नवीन फ्लोरिन और लिंडे इंडिया ये दूसरे मिड कैप शेयर से जहाँ थोड़ी बहुत आपको सेलिंग आती हुई नजर पड़ी। बहुत शुक्रिया यतीन। और बढ़ते हैं आगे। देश के सबसे बड़े फंड मैनेजर में एक प्रशांत जैन 2023 में निवेशकों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस साल बाजार के सामने काफी चुनौतियां हैं, हालांकि लंबे वक्त से वो भारतीय बाजारों को लेकर काफी बुलिश है। उनका कहना है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में दम है। प्रशांत जी, आपने इतनी मार्केट साइकिल्स देखी हैं, ये इस समय जो पूरा का पूरा एक फेड का इंटरेस्ट रेट साइकिल है, जिसकी हम रोज सुबह बात करते हैं कि कहाँ जाके टर्मिनल रेट ठहरेगा, कहाँ जाकर फेड रुकेगा, आप इसको कैसे देखते हैं इस समय? क्योंकि इससे काफ़ी फंड फ्लोज पर इम्पैक्ट पड़ता है, कैरी ट्रेड्स पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो वहाँ पर आपका क्या व्यू है? ये देखिए, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। और आज जो सबसे बड़ा इशू है वो यही है कि कोविड के बाद जो एक फेड ने मैसिव लिक्विडिटी इंजेक्शन किया और जो इंटरेस्ट रेट्स बहुत काटे थे, आज उसका नॉर्मलाइजेशन का रिवर्सल का दौर चल रहा है। और फेड की बैलेंस शीट जो कोविड के बाद लगभग डबल हो गई थी या डबल से भी ज़्यादा हो गई थी, अब उसको वो धीरे धीरे कम करेंगे। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा विश्व के बाज़ार पे, ये कहना बहुत क्लियर नहीं है, क्योंकि ऐसा हम लोग मेरे जीवन काल में पहली बार हो रहा है। हम लोग ने कभी इस प्रकार का एक टेपरिंग जैसा माहौल बड़े पैमाने पर नहीं देखा है। तो इसलिए, और यही कारण है कि जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि हमको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। और देखिए, इंडिया में भी बैंक डिपॉजिट रेट्स अब काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो इसका लोकल फ्लोज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये भी हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते। तो रिस्क यही है बाज़ार में कि अगर कहीं फॉरेनर का दोबारा सेलिंग आया, पिछले बार तो लिक्विडिटी बहुत थी, लोकल्स का ओनरशिप कम था, बैंक डिपॉजिट रेट्स कम थे और लेवल भी कम था बाज़ार का, तो लोकल्स ने काफ़ी बाइंग की, जिसकी वजह से बाज़ार एक स्टेबल रह गया, जो कि अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट था। लेकिन अब की बार अगर सेलिंग आया तो ये हम निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि उतना मैचिंग फ्लो लोकल से आएगा या नहीं, क्योंकि बैंक डिपॉजिट रेट्स जब 8, 8.5, 9% अगर मिलने लग जाता है तो उससे थोड़ा फ्लो को इक्विटी से डेट की तरह जाना स्वाभाविक है। यही मेन कारण है कि आप थोड़े से, जैसे मैं कह रहा हूँ, सुन रहा हूँ, थोड़े से बेरिश लग रहे हैं मुझे। नहीं, मैं बेरिश नहीं हूँ। देखिए, मैं बेरिश नहीं हूँ। इंडिया में तो बेरिश हमको कभी होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका ग्रोथ का आउटलुक बहुत अच्छा है। लेकिन मैं केवल इतना ही कह रहा हूँ कि इसमें रिटर्न हमको उतना ही उम्मीद रखनी चाहिए जितने की हमारी इकोनॉमी में या बिजनेसेस में ग्रोथ है।
इसमें री रेटिंग का स्कोप नहीं है। तो इसमें एक जो सामान्य रिटर्न है, कंपाउंडिंग रिटर्न है, वो इसकी हमें 3-5 साल में पूरी उम्मीद रखनी चाहिए। इक्विटी में जो बड़ा पैसा बनता है वो समय के साथ ही बनता है। बिल्कुल। तो ये हमारी इकोनॉमी में, हमारे इंडेक्स में वो क्षमता है कि हर 5-6 साल में पैसा फिर हमारा डबल करता जाए। 2023 में सोने चांदी की चमक बढ़ गई है। एमसीएक्स पर सोना 30 महीने की ऊंचाई पर पहुंच गया है। ऑल टाइम हाई से सोना करीब 400 रुपए नीचे है, वहीं चांदी 18 महीनों की ऊंचाई पर है। क्या है पूरी खबर, समझते हैं हमारी सहयोगी और कमोडिटी एक्सपर्ट मनीषा गुप्ता से। बताइए मनीषा जी, सोना चांदी खूब शाइन कर रहे हैं नए साल में। जी हाँ, सोने चांदी में चमक बरकरार है और नए हाईज हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, स्पेशली सोने के लिए, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉमेक्स गोल्ड 6 महीने के हाईज पर है, लेकिन भारतीय बाजारों में रुपए की गिरावट की वजह से 30 महीने के हाईज के साथ हम कारोबार कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर की अगर बात करें तो ये जून 2022 के बाद सबसे बेहतरीन क्वार्टर था और इस नए साल, नए महीने, नए क्वार्टर की शुरुआत यहाँ पर अच्छी खासी तेजी के साथ फिर से हुई है। सोना ही नहीं, अगर आप चांदी देखें तो यहाँ भी 18 महीने के हाईज पर कारोबार हो रहा है। 71,000 रुपए प्रति किलो के लेवल्स हम यहाँ पर बड़ी आसानी से निकलते हुए नजर आए हैं। 3-4 चीज़ें जिनका फ़ायदा यहाँ पर सोने और चांदी दोनों को हुआ है। एक तो ये कि डॉलर इंडेक्स में लगातार गिरावट है और अब भी 104 के आसपास यहाँ पर कारोबार है। दूसरी बड़ी बात है कि 90% अब ये प्रोबेबिलिटी बनती जा रही है कि जो फरवरी में यूएस फेड की मीटिंग होगी वहाँ पर हम सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट की ही रेट हाइक आता हुआ देखेंगे। लेकिन उससे पहले कल बाजार यहाँ पर यूएस के दिसंबर फेड मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो जो जारी होंगे उस पर नज़र ज़रूर रखेगा। बॉन्ड यील्ड्स में जो बढ़त है उसका भी थोड़ा सा प्रेशर यहाँ पर शायद प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। और ऑफ कोर्स थोड़ी सी क्लियरली बहुत स्ट्रेट लाइन यहाँ पर सोने चांदी की बढ़त की नहीं होगी, तो कुछ बहुत आप मूवमेंट यहाँ पर आता हुआ देखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चरल डायरेक्शनल जो गेन्स हैं वो बाजार को लगता है कि हम यहाँ पर होल्ड होता हुआ देखेंगे। तो सोने में यहाँ पर 1850-1860 जैसे इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। चांदी में बाजार मानता है कि बहुत ईजीली अगर आप यहाँ पर 72, 72.5 के लेवल्स निकलते हुए देखें तो नए हाईज यहाँ पर आपको फिर बनते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया मनीषा जी। इधर ट्विटर इसी हफ्ते ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। सीएनबीसी आवाज ने अपने दर्शकों को बताया था कि कंपनी के पास कोई ग्रीवांस अधिकारी है ही नहीं। सीएनबीसी आवाज की खबर के बाद आईटी मंत्रालय ने कंपनी को नोटिस भेजा और पूरी खबर समझते हैं आसिम मनचंदा से। बताया आसिम, क्या ये ट्विटर की साइड से आ रहा है कि अब वो ग्रीवांस अधिकारी रखेंगे? देखिए, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स गाइडलाइंस के मुताबिक अगर कोई भी सोशल मीडिया कंपनी भारत में ऑपरेट करती है और उसके 50 लाख से ज्यादा यूजर है तो उसको भारत में ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य है। लेकिन सीएनबीसी आवाज ने दिखाया था कि ट्विटर के पास पिछले 1 महीने से कोई भी ग्रीवांस अधिकारी नहीं है। तो सरकार ने इस रिपोर्ट का संज्ञान लिया और ट्विटर को एक नोटिस भेजा और उससे पूछा कि आप ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति कब तक करेंगे। तो ट्विटर ने उस नोटिस का जवाब दिया है। ट्विटर के मुताबिक 1 हफ्ते के अंदर ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति कर ली जाएगी। तो इस ग्रीवांस अधिकारी की नियुक्ति होने के बाद अगर आपको ट्विटर के किसी भी कंटेंट से आपत्ति है तो आप उसकी शिकायत सीधे ग्रीवांस अधिकारी से कर पाएंगे। शुक्रिया आसिम। इधर मार्केटिंग के नाम पर फार्मा कंपनियों और डॉक्टरों के अनैतिक गठजोड़ पर नकेल कसने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक जल्दी ही डॉक्टर्स को दिए जाने वाले फ्रीबीज की डिटेल्ड लिस्ट फार्मा कंपनियों से सरकार मांग सकती है। आलोक प्रियदर्शी के पास चलते हैं। आलोक, बताइए क्या तैयारी कर रही है सरकार? बिल्कुल, देखिए, फार्मा कंपनियों से फ्रीबीज यानी कि कैश एंड काइंड में गिफ्ट्स और महंगे फॉरेन टूर्स लेकर जो डॉक्टर्स कंपनियों के ब्रांड को प्रमोट करते हैं और मरीजों को उनकी दवाइयां लिखते हैं, उन पर बड़ी नकेल कसने की तैयारी चल रही है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री की गठित कमेटी है वो अब फार्मा कंपनियों को निर्देश दे सकती है कि वो जो मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में होने वाले खर्च हैं उसके साथ साथ उन डॉक्टरों की भी लिस्ट मुहैया कराएं जिनको वो इस तरह के फ्रीबीज मुहैया कराते हैं। माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा डेटरेंट हो सकता है, क्योंकि अभी तक सिर्फ कंपनियां जो भी मार्केटिंग प्रैक्टिसेस हैं उस पर होने वाले खर्चे को अपने बैलेंस शीट में एकमुश्त दिखाती हैं, लेकिन अगर ये लिस्ट मिल जाती है तो इस पर तमाम एजेंसियां डॉक्टरों पर नजर रखी जा सकती है।
माना जा रहा है कि जो नीति आयोग के मेंबर हेल्थ की अध्यक्षता वाली कमेटी है, जिसमें कि हेल्थ एवं फार्मा सचिव के साथ साथ सीबीडीटी चेयरमैन भी मेंबर हैं, ये सुझाव उनकी तरफ से आया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि इससे जो इनकम टैक्स है वो डॉक्टरों पर भी लगाई जा सकती है, क्योंकि वो अगर कोई भी गिफ्ट फार्मा कंपनियों से लेते हैं तो वो टैक्सेबल होगा और इस तरह से जो डॉक्टर्स हैं उनका नाम पब्लिक भी हो सकेगा, जिससे कि ये जो प्रैक्टिस है डॉक्टर और फार्मा कंपनियों के बीच में जो अनइथिकल नेक्सस होता है उस पर लगाम लगाई जा सकेगी। शुक्रिया आलोक। फूड पैकेट कंपनियों के मनमाने और लुभावने दावों पर जल्दी ही नकेल कस सकती है। लंबे इंतजार के बाद फूड रेगुलेटर फसाई एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स के नियम लेकर आ रहा है। डिटेल समझते हैं रोहन सिंह से। रोहन, बताइए इसमें मतलब किस तरीके से एक्शन लेगा फसाई? जी, फूड कंपनियां अक्सर ग्राहकों को लुभाने के लिए अलग अलग तरह के एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं अपने फूड के पैकेट पे, जैसे कि ऑथेंटिक, प्योर, ट्रेडिशनल या रियल, जिनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं होता है। इसी को लेकर फूड रेगुलेटरी FSSAI पिछले साल क्लेम्स और एडवर्टीजमेंट के रूल्स लेके आई थी। हालांकि उस पर कुछ ऑब्जेक्शंस के बाद उस पर दोबारा से काम किया गया और अब एक फाइनल ड्राफ्ट लेके FSSAI फिर से आ चुकी है, जिसे अगले महीने से अब लागू किया जाने वाला है। इसके मुताबिक जो भी कंपनी किसी भी तरह का क्लेम करती है, चाहे वो फ्रेश हो, प्योर हो, रियल हो, इस तरह के क्लेम्स को उन्हें सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा साइंटिफिक आधार पे। मसलन कि अगर कोई कंपनी ये कहती है कि उसका जो कोई फ्रूट जूस बिल्कुल रियल है या बिल्कुल प्योर है, तो उसमें अगर किसी तरह के एडिटिव्स मिलाए गए हैं तो वो क्लेम सही नहीं होगा। इसी तरह से अगर कोई कहती है कि वो फ्रेश है तो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है ये देखनी पड़ेगी। इस तरह की चीज़ों के साथ कंपनियों को सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को। दूसरी तरफ कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें कि उनके नाम में ही, प्रोडक्ट के नाम में ही फ्रेश या प्योर या रियल जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो वैसे में कंपनियों को अपने पैकेट पे नीचे एक डिस्क्लेमर लिखना पड़ेगा कि ये सिर्फ प्रोडक्ट का ट्रेडमार्क नाम है और इसका प्रोडक्ट के कंटेंट से लेना देना नहीं है। इस तरह का एक डिस्क्लेमर उनको डालना पड़ेगा। साथ ही कई सारे प्रोडक्ट इस तरह का दावा करते हैं कि वे उनसे कोई पर्टिकुलर बीमारी जो है वो कम हो सकती है, तो वहाँ पे पैकेट पे ये लिखना पड़ेगा कि कितनी सर्विंग पर डे इस्तेमाल करने से ये बीमारी कितना प्रतिशत तक कम हो सकती है और उसका आधार क्या है। तो इस तरह के कुछ नियम बनाए गए हैं जिन्हें कि अगले महीने से जिन्हें लागू किया जाना है। शुक्रिया रोहन। और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के, लेकिन खबरें भी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। अभिव्यक्ति की आजादी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि राज्य या केंद्र सरकार के मंत्रियों, सांसदों, विधायकों या किसी बड़े पद पर बैठे व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई और पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के दिए हुए बयान को सरकार का बयान नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने साफ किया कि सरकार या उसके मामलों में संबंधित किसी भी मंत्री के बयानों के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तवांग में चीन और भारत की झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहली बार अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। अरुणाचल के सियांग जिले में उन्होंने BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बनाई गई 724 करोड़ रुपए की लागत वाली सियोम पुल समेत 28 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने इशारों इशारों में चीन को कड़ा संदेश दिया कि भारत शांति के साथ शक्ति का भी उपासक है। यदि कोई हमारी इस सदाशयता या शांति प्रियता को हमारी कमजोरी समझने लगे तो मैं उसे बताना चाहूंगा कि हम शांति के उपासक तो हैं ही, हम शक्ति के भी उपासक हैं। भगवान श्री कृष्ण भी श्रीमद् भागवत गीता में हमें धर्म की रक्षा के लिए न्याय और सत्य की रक्षा के लिए युद्ध करने की प्रेरणा दी है। और यूरोप के दौरे पर गए विदेश मंत्री S जयशंकर एक बार फिर अपने ही रंग में नजर आए। आतंकवाद पर उन्होंने पाकिस्तान को इशारों इशारों में जमकर धोया। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन उसे आतंकवाद का केंद्र बताया। इतना ही नहीं, उन्होंने यूरोप को भी नसीहत दी कि उन्हें समझना चाहिए कि आतंकवाद पूरी दुनिया की समस्या है। I could use much harsher words than epicenter. So believe me, considering what has been happening to us, I think epicenter is a very diplomatic word. इधर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली से यूपी में प्रवेश कर गई।
यूपी में इस यात्रा की शुरुआत गाजियाबाद जिले की लोनी विधानसभा से हुई। पिछले साल सितंबर में तमिलनाडु से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा अब देश के सबसे बड़े राज्य और राजनीति के लिहाज से सबसे अहम उत्तर प्रदेश में है। जब राहुल गांधी दिल्ली से यूपी में दाखिल हुए तो उनकी बहन प्रियंका गांधी भी उनके साथ थीं। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के साथ मंच भी साझा किया। प्रियंका ने अपने भाषण में राहुल गांधी की तारीफ की। और मेरे बड़े भाई देखो, सबसे ज्यादा गर्व तुम पर है। क्योंकि पूरा सत्ता का जोर लगाया गया। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं, योद्धा है। और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा क्या विपक्ष को भी जोड़ पाएगी? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। जब भी हम कार या फ्लाइट से यात्रा करते हैं तो एसी से निकलने वाली गैस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देती है। वातावरण को ठीक रखने में कार्बन फुटप्रिंट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एसरी इंडिया ने हिंदी और अंग्रेजी में एक ऐप लॉन्च किया है। कार्बन जागरूक या कार्बन अवेयर नाम का ये ऐप लोगों को कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान लगाने और उसमें कमी लाने में समर्थ बनाता है। ऐप का इस्तेमाल करना बेहद आसान है। इसके लिए किसी लॉगिन या डाउनलोड की जरूरत नहीं है। ये ऐप यूजर की व्यक्तिगत जानकारी भी नहीं लेता है। हमारी पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। इससे जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और पूरे विश्व में ये प्रयत्न किया जा रहा है कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन लेवल था उसके 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रोका जाना चाहिए। तो कार्बन फुटप्रिंट में जो हम एक्टिविटीज करते हैं उससे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है। और उसको समझने के लिए एसरी इंडिया ने एक कार्बन अवेयर, जिसको कि हम कार्बन जागरूक ऐप बोलते हैं, उसको लॉन्च किया है। इट्स अवेलेबल और ये बहुत सिंपल ऐप है जिसको कि यूज करने के लिए कोई डाउनलोड या लॉगिन नहीं करना पड़ता। एक ब्राउजर बेस्ड ऐप जिसको हम बोलते हैं वो है, जिसमें कि अगर आप थोड़ा सा अपना जो डेटा है, जैसे कि आपकी कितनी बिजली की खपत है, कितनी आप ड्राइव करते हैं कार में या कोई फ्लाइट लेते हैं या कोई टैक्सी यूज करते हैं, उस तरह के डेटा को एक बार हम जब एंटर करते हैं तो आप ये देखते हैं कि किस चीज से आप कितना कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट कर रहे हैं। और वो आपको ये बताता है कि आप क्या चीज कम करें जिससे कि आपका कार्बन फुटप्रिंट कम हो जाए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।